गुड मॉर्निंग क्लास। जनजातीय विवाह के संबंध में हम पढ़ रहे थे। आज हम जनजातीय विवाह के अंदर जो नियम हैं उनसे संबंधित नियमों की अगली श्रृंखला देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था जनजातीय विवाह संबंधी निषेध जो हैं उन नियमों की बात करी थी। निकटाभिगमन निषेध की बात करी थी हमने, बहिर्विवाह की बात करी थी और अंतर्विवाह की बात करी थी। आज हम बात करेंगे जनजातीय समाज में अधिमान्य विवाह कौन कौन से, अर्थात वे कौन से विवाह के स्वरूप हैं जिनको करने के लिए प्रेफरेंस दी जाती है कि इस प्रकार के विवाह वहाँ पर किए जाने चाहिए। उनकी चर्चा हम आज के टॉपिक में करेंगे। ये जो पिछला वीडियो था हमने उसमें देखा था कि ये 4 प्रकार के हैं: विलिंग सहोदरज विवाह, सलिंग सहोदरज विवाह, विवर विवाह और साली विवाह। सबसे पहले देखते हैं विलिंग सहोदरज विवाह। विलिंग सहोदरज विवाह विषमलिंगीय सहोदरजों की संतान अर्थात ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच होने वाले विवाह को कहा जाता है। कुछ समाजों में ऐसे विवाह अनिवार्य होते हैं तथा कुछ में इन्हें वरीयता दी जाती है। जब लड़का विवाह के समय अन्य किसी पक्ष की अपेक्षा अपने मामा की लड़की को अधिक महत्व देता है तो उसे मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं। गौंड जनजाति है, मातृसत्तात्मक परिवार है, वहाँ पर मामा की लड़की से वो विवाह करते हैं। वहाँ पर इसे दूध लौटवा कहा जाता है, अर्थात जिस पक्ष से लड़की ली है विवाह के लिए पुनः उस पक्ष को विवाह हेतु लड़की देना, तो उसे दूध लौटवा वो कहते हैं। इसके विपरीत जब लड़का विवाह के लिए अन्य किसी पक्ष की अपेक्षा अपनी बुआ की लड़की को अधिक महत्व देता है तो उसे पितृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह कहा जाता है। अर्थात बुआ, चूँकि पापा की बहन है तो बुआ की लड़की को अगर अधिक महत्व दिया जा रहा है तो वह पिता से संबंधित है, इसलिए पितृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह कहा जाता है। संसार की लगभग सभी जनजातियों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। भारत के अंतर्गत देखा जाए तो दक्षिण भारत की कुछ जनजातियों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। ज़्यादातर भारतीय जनजातियों के अंतर्गत मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह प्रचलित हैं। कुछ जनजातियों में इस प्रकार के विवाह के लिए मना करने पर ना करने वाला जो पक्ष है उसे दूसरे पक्ष को हट जाना देना पड़ता है। अगर वर पक्ष मना करता है तो वधू पक्ष जो है उसको हट जाना देगा वर पक्ष की तरफ, और अगर वधू पक्ष से ना किया जाता है तो वधू पक्ष वर पक्ष को हट जाने के रूप में जो राशि है वह तय करके दी जाती है। इस प्रकार के विवाह में उम्र का कोई बंधन नहीं होता। इस कारण कई बार लड़के और लड़की की उम्र में 10 और 20 वर्ष का अंतर भी देखा जाता है। भारत की मिकिर, पुरम, गोंड, खरिया, उराव, खासी, भील, कदार आदि जनजातियों में विलिंग सहोदरज विवाह पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें सलिंग सहोदरज विवाह, या इसको हम कहते हैं चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह। अर्थात जब 2 सगे भाइयों अथवा 2 सगी बहनों की संतानें का आपस में विवाह होता है तब इसे सलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं। सगे भाइयों की संतानों में विवाह है तो वह पितृपक्षीय सलिंग सहोदरज विवाह, और सगी बहनों की संतानों का आपस में विवाह है तो वह मातृपक्षीय सलिंग सहोदरज विवाह कहलाता है। भारत की किसी भी जनजाति के अंतर्गत देखें तो इस प्रकार के विवाह नहीं पाए जाते हैं, कोई उदाहरण नहीं हमें मिलता है। मुस्लिम समाज के अंतर्गत इस प्रकार के विवाह मान्य हैं। अरब के राज परिवारों में इस प्रकार के विवाह देखे जाते हैं। तीसरा है द्विवर विवाह। सामान्य रूप में हम इसको जो बोलते हैं वो कहते हैं देवर विवाह। शब्द से ही स्पष्ट है
द्विवर, दूसरा वर। जो अंग्रेजी शब्द है इसके लिए लेविरेट, वह लैटिन भाषा के लैविट से बना है, जिसका तात्पर्य होता है पति का भाई। अर्थात जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो उसके भाई से उसका विवाह कराया जाए या किया जाए तो उसे द्विवर अर्थात दूसरा वर जो है वह विवाह कहा जाता है। भारत में थारू और भील जनजाति में इनका प्रचलन देखा जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के विवाह स्त्री की इच्छा होने पर ही किए जाते हैं। अगर स्त्री मना कर दे तो यह विवाह संपन्न नहीं होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो द्विवर विवाह के दो रूप समाज में प्रचलित है। पहला जेठ विवाह और दूसरा देवर विवाह। ज़्यादातर प्रचलन देवर विवाह का है, क्योंकि जेठ जो है वह पति का बड़ा भाई है, उसकी ऑलरेडी विवाह हो चुका है। लेकिन अगर उस स्त्री तैयार है, जो महिला है, अगर वह तैयार है तो जेठ विवाह की भी अनुमति समाज प्रदान करता है। तो बड़े भाई से विवाह हो तो उसे हम जेठ विवाह या ज्येष्ठ भ्राता विवाह कहते हैं, और अगर पति के छोटे भाई से विवाह हो तो उसे हम देवर विवाह कहते हैं। समाज में इस प्रकार के विवाह क्यों उत्पन्न हुए, इसको लेकर के अलग अलग बातें कही जाती है। एडवर्ड टेलर का मानना है कि समाज में पारिवारिक कर्तव्य का पालन करने हेतु देवर विवाह की प्रथा प्रचलित थी। अर्थात परिवार जो है वह एक इम्पॉर्टेंट इकाई के रूप में समाज में महत्व करती थी। परिवार के सदस्यों की रक्षा, उनका लालन पालन या उनके जीवन की रक्षा करना परिवार का प्रमुख कर्तव्य होता था, और इसी कारण विधवा स्त्री का भरण पोषण करना, उसके जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी उठाना परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता था, और इसीलिए देवर विवाह प्रचलित हुआ। दूसरी बात कहते हैं कि कुछ समाजों के अंतर्गत बहुत अधिक कन्या मूल्य की प्रथा प्रचलित थी, कि कन्या मूल्य की चुकाने के लिए जो राशि थी वो राशि बहुत ज़्यादा होती थी, और उस राशि को अलग अलग भाइयों के लिए पत्नी प्राप्त करने के लिए नहीं चुकाया जाता था। तो उस स्थिति के अंतर्गत देवर विवाह वहाँ पर प्रचलित हुआ कि बड़े भाई का विवाह हुआ और छोटे भाई की भी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार किया जाने लगा। तीसरी बात हम कहते हैं स्त्री का दूसरों पर आश्रित होना, पर आश्रित होना। जो महिला थी वह दूसरों के ऊपर आश्रित थी, आजीविका का उसका अपना कोई साधन वहाँ पर नहीं था। अपने भरण पोषण के लिए और पूर्णतः पुरुष के ऊपर निर्भर करती थी। इस कारण से जब उसके पति की मृत्यु हो जाए तो उसके जीवन की रक्षा करने, उसका भरण पोषण करने की जो जिम्मेदारी थी वह किसी अन्य पुरुष के ऊपर आ जाती थी। तो इसीलिए देवर विवाह या द्विवर विवाह प्रारंभ हुए। जनजातियों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखी कि जब किसी भाई की मृत्यु उसके संतान न होने से पहले हो जाए तो भाई का वंश चलाने के लिए भी विवाह किया जाता था, और उस विवाह से जो उत्पन्न संतानें थी वह भाई के नाम से जानी जाती थी। तो यह भी एक कारण रहा कि भाई का वंश चलता रहे। उसकी मृत्यु के पश्चात संतान न होने पर उसकी मृत्यु के पश्चात विवाह करके और संतान उत्पन्न करके उसके वंश को आगे बढ़ाया जाए, तो हम इसको द्विवर विवाह की संज्ञा देते हैं। लास्ट है साली विवाह। जब पुरुष अपनी पत्नी की छोटी बहन से विवाह करे तो उसे साली विवाह कहते हैं। सामान्यतः बड़ी साली से विवाह करने की अनुमति समाज में नहीं थी, क्योंकि उसकी ऑलरेडी कहीं और शादी हो चुकी होती है, इसलिए बड़ी बहन से विवाह की अनुमति नहीं है। मजूमदार और मदान कहते हैं जब कई बहनें एक ही समय या संभावित रूप में एक व्यक्ति की ही जीवन संगिनियाँ होती हैं तो इस प्रथा को साली विवाह
कहते हैं। शाली विवाह के भी दो रूप हम समाज में देखते हैं, एक सीमित शाली विवाह है और एक समानांतर शाली विवाह है। सीमित शाली विवाह में या तो पत्नी की मृत्यु हो जाए और उसके बाद उसकी बहन से विवाह किया जाए तो सीमित शाली विवाह है, या सीमित शाली विवाह के अंतर्गत दूसरी चीज़ यह भी जोड़ा गया कि अगर संतान नहीं उत्पन्न हो उसके तो भी शाली विवाह वहाँ पर देखा जा रहा है। इसके कारण क्या क्या हैं? वधू मूल्य की प्रथा, कन्या मूल्य की जो प्रथा है, वधू मूल्य चुकाने की जो प्रथा है, वह वधू मूल्य बहुत अधिक है। वर को देने के लिए जो मूल्य है वो बहुत अधिक है, तो एक से विवाह किया और स्वतः ही दूसरी जो स्त्रियां हैं परिवार की, वह उसकी पत्नियों के रूप में मानी जाए। पहली पत्नी से संतान न होने पर छोटी बहन से विवाह संभव है। समाज में ये माना गया कि आपसी कर्तव्य बोध है, परिवार में वधू मूल्य चुका नहीं पाने के कारण या किसी अन्य कारण, या पत्नी के पिता की मृत्यु हो गई और उसकी सालियाँ अविवाहित है तो उनका जीवन रक्षण करने के लिए वहाँ पर विवाह कर लिया जाता था। कई समाज में देखा कि कन्याओं की संख्या नहीं है, उनका वध कर दिया गया है और कन्या मूल्य अर्थात कन्या को खरीद करके जहाँ पर लाया जाता है वहाँ पर फिर वह शाली विवाह की प्रथाएं प्रचलित है कि एक कन्या को खरीदा और बाकी सारी वहाँ पर क्रय करके लाए और उससे विवाह कर लिया जाए तो वह शाली विवाह के रूप में देखा जाता है। तो ये विवाह से, जनजातीय समाज में विवाह से संबंधित कुछ नियम हैं, प्रथाएं हैं जिनका पालन यहाँ पर देखा जाता है। कल देखेंगे जनजातीय समाज के अंतर्गत जीवन साथी चुनने के तरीके कौन कौन से हैं। धन्यवाद।